नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के समाप्त होने के साथ इसी के साथ लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का भी बयान आया है। चौथे चरण का मतदान खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छी स्थिति में है। सभी मतदाताओं का आभार जताया विष्णुदत्त शर्मा ने। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। जबरदस्त जोर आजमाइश देखने को मिली इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर। और आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा। आज मध्य प्रदेश के अंदर चौथे और अंतिम फेज का मतदान संपन्न हुआ है और इस मतदान के अंतर्गत जो वोटिंग टर्नआउट है बहुत अच्छी स्थिति में, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 73-75 के लगभग जब अंतिम आंकड़े आएंगे तब तक पहुंचेगा। पिछली बार 75% मतदान था, तो इसलिए एक अच्छे मत प्रतिशत के साथ जनता ने मतदान किया है। मैं सभी मतदाता भाइयों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को। हमारे तमाम सहयोगी जो दिन भर आज चौथे चरण के मतदान को कवर कर रहे थे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश यादव भोपाल से, योगेश राठौर इंदौर से, ओम मेवाड़ा शाजापुर से, विक्रम करोसिया नेफानगर से, नारायण चौधरी रतलाम से हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार आज कवर करते रहे कि किस तरह का रुझान रहा, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला। चौथे चरण का मतदान अगर बात करें बीते तमाम चुनावों में तो चौथे चरण में ही सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। हालांकि शुरुआत के 3 चरणों में स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली, लेकिन शाम होते होते चौथे चरण में पिछली बार का जो औसत वोट प्रतिशत था उसके थोड़ा बहुत आसपास नजर आ रहे हैं। हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि ये प्रतिशत और ऊपर जाएगा, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी भी शायद वोटिंग प्रतिशत में और आंकड़े बढ़ सकते हैं। इसी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि जनता की सहभागिता सबसे ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा मत प्रतिशत होगा उतना ही माना जाए कि स्पष्ट नतीजे निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ हम बीजेपी को देख रहे हैं, अभी विष्णुदत्त शर्मा जी जो है वो कह रहे थे कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक चुनौती है कि जो आंकड़ा उनका 1 पर सिमट गया है उसे कहीं ना कहीं बेहतर किया जाए। तो अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, किस तरह आज दिन भर किस तरह का रुख रहा और अब इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या है आपका आकलन? जो आखिरी चरण का चुनाव था, 8 सीटों पर चुनाव होना था और यहाँ पर जो 74 उम्मीदवार थे वो अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। अब उनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गया। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दे दिया है। अब 4 जून के उनकी किस्मत का फैसला होना है। अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत को लेकर के सबसे पहले अभिषेक, तो जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो शाम 6 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत 8 सीटों का रहा औसतन वो 71% वोटिंग हुई है। अभी चूंकि जिन पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए जो लोग आ गए थे उनको वोटिंग हो रही है। कई बूथ ऐसे हैं जहां पर लाइन लगी हुई है और वहां पर मतदान के जो फाइनल आंकड़े हैं वो देर रात तक आएंगे। अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो खरगोन में 75% वोटिंग दर्ज हुई है, तो वहीं सबसे कम इंदौर में 60% वोटिंग हुई है। अब फिर इस बात को समझ लेते हैं कि इंदौर जिस प्रकार से कम वोटिंग हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। तो उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि कांग्रेस का यहाँ पे कोई उम्मीदवार था ही नहीं। जो अधिकृत प्रत्याशी था अक्षय कांति बम, उन्होंने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस लिया था। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार किया था नोटा को लेकर के। तो जिस प्रकार से इंदौर की जनता का जो उत्साह था वो उत्साह में गिरावट आई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस को वोटिंग करने वाले जो आम जन लोग थे, कांग्रेस प्रत्याशी के ना होने की वजह से वो वोटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाए। अगर हम पहले 4 चरण की वोटिंग के आंकड़े बताऊं अब से आपको, तो जो पहला चरण हुआ था 6 सीटों में वहां पर 68% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 58% मतदान हुआ, तीसरे में 66% मतदान हुआ और वहीं चौथे में 71% मतदान हुआ। चारों चरणों के चुनाव के अगर हम आकलन करते हैं मतदान प्रतिशत का, तो ये 2019 के जो आंकड़े आए थे फाइनल आंकड़े, उन आंकड़ों से कहीं ना कहीं कम है।
तमाम प्रयास किए गए थे निर्वाचन आयोग की तरफ से, तमाम प्रयास किए गए थे दोनों सियासी दल बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो मतदाताओं में रुचि थी, मतदाताओं में वोटिंग को लेकर के जो रुचि होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी। वहीं अगर अभिषेक आज चूंकि मौसम भी थोड़ा कुछ मिजाज टाइप में था, इसलिए जो आंधी और बारिश का दौर था, कहीं कहीं आंधी और बारिश का दौर भी देखने को मिला। सुबह जो मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दोपहर में जब थोड़ी गर्मी हुई तो वोटर घरों से बाहर नहीं निकले। और उसके साथ ही जो बुजुर्ग, दिव्यांग और फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें उत्सुकता देखने को मिली, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर थे तो उनको वो उत्सुकता थी और पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी और भागीदारी ले रहे थे। एक नजर वोटिंग के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई अब तक दर्शकों को वो भी बता देना लाजमी है। उज्जैन में एक पार्टी को वोट देने के कहने पर जो पीठासीन अधिकारी को वहां पर हटाया गया है, उसके साथ ही देवास में फर्जी वोटिंग कराने का आरोप रहा, पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर भी हटाया गया। नीमच और आगर में कुछ जगह जो मतदाता रहे उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। इंदौर में एक बूथ पर नोटा पर वोट डालने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। और उसके साथ ही जो इंदौर में जो लोग मतदान करके बाहर निकल आ रहे थे और उनके हाथ में जो स्याही लगी थी, स्याही दिखाने पर उनको फ्री में पोहा और जलेबी दी जा रही थी। वहीं इंदौर में वोटिंग के बीच शाम को अचानक से बारिश होने लगी और ओले भी गिरे। तो कहीं ना कहीं अंतिम जब समय में, जब वोटिंग के अंतिम समय में जब बारिश और ओले गिरे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित हुआ। अभिषेक, तो अगर हम बात कर लेते मध्य प्रदेश की 29 सीटों के आकलन की, तो कांग्रेस के पास 2019 में एक सीट थी छिंदवाड़ा। बीजेपी इस बार दम भर रही है, बीजेपी इस बार कह रही है, लगातार कह रही है कि हम 29 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने लड़ाई दी है, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लड़ाई दी है, तो ये आकलन लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में भी लड़ाई रोचक और संघर्ष है। उसके साथ राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे, तो वहीं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं विंध्य इलाके की एक सीट सतना से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा है, वो भी गणेश सिंह को चुनौती देते ठीक है दुर्गेश, लौटेंगे आपके पास। नेपाल नगर से हमारे सहयोगी विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, दिन भर किस तरह का उत्साह देखने को मिला जनता के बीच मतदान को लेकर? आज दिन भर ग्रामीण अंचलों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है और नेपाल नगर में भी मतलब ये है कि महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। अंतिम बजे तक के नेपाल नगर में मतदान प्रतिशत रहा है और अभी 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत अभी रात तक आना बाकी है। संभवतः प्रतिशत इस बार 72 से 73% तक जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ समस्या आ रही है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त शाजापुर से ओम मेवाड़ा। ओम, कैसा रहा इस बार मतदान चौथे चरण में? और क्योंकि खबरें आ रही थी कि काफ़ी मौसम भी काफ़ी दिलचस्प वहाँ पे देखने को मिला। जी अभिषेक, बताना चाहूंगा कि सुबह से मौसम का मिजाज तो जरा कुछ और ही था, लेकिन धीरे धीरे मौसम साफ हुआ और लगातार 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले लोगों की कतार देखी गई थी। सुबह भी अनादि टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मतदाताओं को दिखाया था। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह चालू थी। उस टाइम लगभग 7 बजे मतदाता केंद्रों पर भीड़ लगी हुई थी। अभी लगभग पूरी तरह चुनाव पूर्ण रूप से मतदाता अपने घर जा चुके हैं। पार्टियां भी अब निकलने को तैयार है। जो चुनाव प्रतिशत, जो मतदान प्रतिशत अभी निकल के आया है 74-75 के समथिंग में शाजापुर जिले का मतदान प्रतिशत हुआ है। बढ़ चढ़ के इस बार महिलाओं ने मतदान किया हुआ है। बड़ा शांतिपूर्ण मतदान तरीके से निकला है। कुल शाजापुर लोकसभा सीट में 7 लाख के समथिंग मतदाता थे। 836 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी जगहों पर मतदान पूर्ण शांतिपूर्वक हुआ, बढ़ चढ़ के मतदान हुआ। सबसे बड़ी बात यह निकल के आई कि हर बूथ पर एक नजर रखी हुई थी प्रशासन और निर्वाचन आयोग की। कहीं भी कोई गड़बड़ी का मामला ऐसा अभी तक नहीं दिखा गया। शाजापुर जिले की बात करें तो बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अभी तक का जो मतदान प्रतिशत वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 74 और 75 के समथिंग में बेस्ट मतदान हुआ है। ग्रामीण अंचलों में भी काफी मतदान जागरूक रहा। कहीं पे 84 गया ग्रामीण अंचलों का, तो कहीं 75 गया है। कई जगहों पर मतदान की प्रक्रिया ज्यादा है, कम रही। लेकिन यहाँ पर जो चुनावी घमासान था, महेंद्र सिंह सोलंकी देवास विधानसभा लोकसभा सीट से थे और राजेंद्र मालवी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे। दोनों में मुकाबला घमासान था, लेकिन बढ़ चढ़कर मतदाताओं से जब हमारी बात हुई तो मतदाताओं ने जमकर लोकतंत्र का त्योहार मनाया है। इसकी बात हमने मतदाताओं से अगली बार भी कही थी। अभिषेक, निश्चित रूप से
तो जाहिर तौर पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहाँ जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। नारायण चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ रतलाम से। नारायण, रतलाम की क्या स्थिति है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो रतलाम में वोट प्रतिशत 79.7% था। अभी तक क्या आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं? क्या पिछली बार का वोट प्रतिशत दोहरा पाएंगे या यहाँ पे भी कमी देखने को मिलेगी? जी, बताना चाहूंगा कि 6 बजे तक की जो वोटिंग जो प्रतिशत रहा है वो 77% रहा है। अगर हम देखें तो तेलंगाना का जो प्रतिशत रहा है वो कहीं ना कहीं 83% रहा है, और अगर रतलाम ग्रामीण की बात करें तो वो 70% से ऊपर रहा है। अगर हम देखें तो रतलाम सिटी का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं सबसे कम रहा है। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो वो तेलंगाना का रहा है, और रतलाम ग्रामीण की बात करें तो 80% रहा है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछली बार से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन इतना हम जरूर बता सकते हैं कि जो प्रशासन ने जिस तरह से वोटरों को लुभाने का जो एक काम किया था कि जो वोटर है वो जाए और जाकर वोट डाले, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला। काफी गर्मी थी, गर्मी ना लगे इसके लिए कूलर पंखों की व्यवस्था प्रशासन ने या फिर स्थानीय स्तर पर लोगों ने की थी, जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने की थी। अगर हम बात करें तो ये जो संसदीय सीट है यहाँ पर कांतिलाल भूरिया और अनिता नागर चौहान है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 मंत्री बीजेपी के 3 मंत्री है, और जो झाबुआ की जो सीट है, रतलाम झाबुआ की जो सीट है, इसमें कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया एक मजे हुए खिलाड़ी है, क्योंकि 5 बार के सांसद तो रह चुके हैं। और अगर हम बात करें अनिता नागर चौहान की तो उनके जो पति है वो वन मंत्री है, और उनके ऊपर विश्वास बीजेपी ने जताया है। अब ये तो ऊट किस करोड़ बेचेगा ये तो 4 तारीख के दिन ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि हमने वोटर से बात करी, इतना जरूर निकल के सामने आया है कि ये जो रहा है दोनों पार्टियों के लिए आसान नहीं है, टक्कर कांटे की रहेगी। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि दोनों मजबूती के साथ प्रचार प्रसार किया है। अगर बीजेपी की बात करें तो कई दिग्गज यहाँ पर आए हैं, और कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी से लगाकर जीतू पटवारी तक जितने बड़े बड़े नेता थे सबने कांतिलाल भूरिया के समर्थन में रैलियां की है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर झाबुआ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, ये जो सीट संसदीय क्षेत्र जो सीट है ये एक आदिवासी बहुल सीट मानी जाती है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। हम एक तरफा मुकाबला यहाँ नहीं दे सकते। जी शुक्रिया नारायण। चलिए अब इंदौर में भी जान लेते हैं क्या हुआ, क्योंकि आज शाम को बारिश हुई थी, दिन में वोट प्रतिशत काफ़ी कम था, और अंतिम आंकड़े भी कैसे हैं, क्या स्थिति है, उसके बारे में जानेंगे विस्तार से। योगेश, इंदौर में क्या स्थिति है? माना तो जा रहा था कि वोट प्रतिशत गिरेगा, अभी तक कहां तक पहुंचा है? देखिए अभिषेक, दुर्गेश हमारे साथी ने काफी अच्छा विश्लेषण किया इंदौर के बारे में, उन्होंने काफी कुछ बातें बताई। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो 1 बजे के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। 1 बजे के बाद जो है जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला। जब वोट प्रतिशत कम हुआ तो जिला प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि हम आपको बताते कि भाजपाइयों ने मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करी। तो हमने ग्राउंड में रिपोर्टिंग की तो बहुत मायूस, मतलब बहुत आराम से बैठे हुए, शांति से बैठे, उनको पता है जीत सुनिश्चित है तो कोई ज्यादा मेहनत करने थे। लेकिन वोट प्रतिशत अगर कम होता तो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा चिंता का विषय था। तो जिला प्रशासन ने मेहनत की और ऐसे स्थानों को चुना कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे। कई संस्थान ऐसे थे जिन्होंने अपने संस्थान खोले रखे थे, उनके जो कर्मचारी थे उनको वोटिंग डालने नहीं जाने दिया, तो वैसे संस्थानों को सील किया गया। शहर का मध्य क्षेत्र है जो, वहां पर पूरा बाजार खुला हुआ था। व्यापारी स्टेशन को चेतावनी दी गई, व्यापारी स्टेशन को कहा गया, उसके बाद में पूरा बाजार बंद हुआ, सारे कर्मचारी वहां से निकले और वोटिंग डालने गए। 1 बजे के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने लगा। हमें उम्मीद थी कि शायद 50 और 55% के बीच मतदान होगा, और भाजपा के जो नेता वो भी ये मान के चल रहे कि 55% मतदान भी होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा सुखद मतलब ये निर्णय रहेगा। लेकिन जो प्रतिशत रहा वो 60% के लगभग में रहा, तो इसके मान से हम माने तो 15 लाख के लगभग वोटिंग हुई है। अगर 15 लाख वोटिंग को हम अगर कैलकुलेशन में देखें तो लगभग ये मान के, अगर हम नोटा और इन सबको बैठा दे तो लगभग ये मान के 11 से 11.5 लाख के ऊपर की लीड शायद शंकर लालवानी ले जाएंगे। इससे ऊपर भी जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफा मुकाबला था, एक तरफा थे। जितने लोग वोट बाहर निकले, जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात करें
तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में थोड़ा सा वोट प्रतिशत बड़ा है। या हम विधानसभा 5 की बात करें, विधानसभा 5 में हमेशा ही वोट प्रतिशत कम होता है, इस बार भी कम रहा। तो यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र जो है, खजराना हो गया, आजाद नगर हो गया, यहाँ के लोग, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें थी। हो सकता है वहाँ के लोग जो है नोटा की तरफ डाइवर्ट हुए, तो नोटा की तरफ भी डाइवर्ट होते तो बहुत ज्यादा असर शंकर लालवानी के लिए नहीं पड़ेगा। रिकॉर्ड मतों की जीत सुनिश्चित है, और जो जीत का वो दावा कर रहे थे या कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे, जो भाजपा करी थी, उस जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ये देखा जा सकता है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि नोटा का प्रभाव आम जो मतदाता उन पर देखने को नहीं मिला। तो और जो हमारे साथी दुर्गेश ने बताया कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ, ये वोट प्रतिशत कम नहीं मानेंगे, 60% बहुत होता है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं था, तो जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो गिरा। यानी कि हम अगर 20% वोट भी मान लें तो ये मान के चलिए कि 80% वोटिंग एक मान के चलेगा, तो 20% वोटिंग अगर कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की वोटिंग कम हुई। तो हम मान के चलिए कि 60% मतदान भी बहुत अच्छा मतदान है, क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार मैदान में था। ऐसे में देखा जा सकता है कि इंदौर के लिए बहुत अच्छा ये चुनाव रहा, और जितनी उम्मीद की जा रही थी, जो बहुत संख्या में देखी 40 होगा, 45 होगा, 50 के अंदर। योगेश, जिस तरह से हमने देखा कि अक्षय कांति बम के पर्चा वापस लेने के बाद वहां पर समिति बनाई गई, नोटा समिति बनाई गई, काफी प्रचार किया गया नोटा को वोट देने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और वो भी इंदौर से वहीं से आते हैं, उन्होंने भी इस बात को प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर एक मॉरल विक्ट्री हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, जिनका गढ़ माना जाता है इंदौर, वो तेजी से प्रचार कर रहे थे। अब अगर ऐसे में ये जो डबल अंकों के साथ शंकर लालवानी की जीत का दावा किया जा रहा था, हालांकि वो जीत तो रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहाँ पर जो लोकतंत्र को लेकर दावे कर रही है और मॉरल विक्ट्री हासिल करने की कोशिश कर रही है, आंकड़े काफ़ी मैटर करेंगे, क्योंकि इस बार भी कहीं ना कहीं 10% की गिरावट देखने को मिली। देखिए, डबल अंकों के जीत की तरफ तो भाजपा बढ़ रही, अभी इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी बात बता दें, इस बार युवाओं का जो है ना, युवाओं का रुझान बहुत अच्छा रहा, युवा बहुत हद तक बाहर निकले, काफी बड़ी संख्या में युवाओं का रुझान रहा। प्लस इसके अलावा जो सर्विस क्लास लोग, जो बिजनेसमैन है, वो भी बाहर निकले। भाजपा के जो परंपरागत वोट है वो पूरे हमें लगता है कि वो लोग बड़े जोश से बाहर निकले, बड़े उत्साह से बाहर निकले। उनको ये नहीं था कि आज वोट, हमने जो प्रतिशत निकला उसके बाद हम लोगों ने से बात करी, जब इस निर्णय को हमने समझा, तो ये माना जा सकता है कि जो वोट प्रतिशत जो कांग्रेस का कम हुआ है, 60% जो वोट प्रतिशत, उसमें हम कुछ परसेंट नोटा को मान के चले, कुछ निर्दलीय और कुछ अन्य पार्टियों को मान के, लेकिन जो डबल आंकड़ा जो भाजपा दावा कर रही थी कि डबल आंकड़े में, तो डबल आंकड़ा तो सुनिश्चित दिखाई दे रहा है अभिषेक। और जो हमारे साथी ने बताया कि लोगों को नाश्ता कराइए, इंदौर का कल्चर, इंदौर की संस्कृति, इंदौर में सिर्फ 56 दुकान पे पोहा जलेबी नहीं मिल रहा था, इंदौर के कई ऐसे मतदान बूथ थे जहां पर फ्री नाश्ता, फ्री चाय कॉफी, फ्री कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई। यानी कि इंदौर के जो कल्चर थे, हर आदमी वाकिफ, और इंदौर का कल्चर ये रहा है। और लोगों ने बहुत आवभगत की, मतदान कर्मियों का भी बहुत आवभगत की, मतदान कर्मियों को मेहमान की तरह रखा, मेहमान की तरह उनको खाना खिलाया, भोजन करा, और बहुत अच्छे से उनको उनका उत्साह बढ़ा है। तो इंदौर के लिए ये चुनाव जो 60% का मतदान वाला है, मुझे नहीं लगता कि इससे भाजपा को, क्योंकि एक ये चीज थी कि जो भी जहां पर मतदान प्रतिशत कम होगा, वहां के प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंदौर के लिए, ऐसे प्रभारियों के लिए ऐसा कोई खतरे वाली बात है, क्योंकि जब निर्णय होगा, जब काउंटिंग होगी, जब परिणाम आएंगे, जब प्रतिशत निकाला जाएगा, तो भाजपा का जो वोट परसेंट है वो बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा, कम दिखाई नहीं देगा। अभिषेक, निश्चित रूप से रतलाम से नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नारायण, जानना चाहेंगे, कांतिलाल भूरिया बनाम अनीता नागर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो भाजपा के पास 4, 3 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय। इस बार क्या स्थिति है? आदिवासी वोटर्स किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांतिलाल भूरिया जो है वो भील समाज से आते हैं, और अगर नागर सिंह चौहान की बात करें तो भिलाला समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं भिलाला और भील समाज का भी एक फैक्टर यहाँ पर वोटर्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। अगर मैं बात करूं तो अभी बताया गया है कि 4 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है, तो 3 कांग्रेस का कब्जा है, 1 निर्दलीय। अगर बात करें तो JST है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो ये पूरा अगर वोटर की बात करें या यहाँ के टक्कर की बात करें तो काफी टक्कर मानी जा रही है। एक तरफा मुकाबला हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कांतिलाल भूरिया 4-5 बार के यहाँ सांसद रह चुके हैं, और अनीता नागर चौहान जो है पहली बार इस क्षेत्र से आई है। और अगर हम बात करें तो रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर जो है, वहाँ का वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में हमेशा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमेशा जाता रहता है।
तो अगर लीड अगर मिली, अगर कांग्रेस को लीड, अगर अलीराजपुर झाबुआ से लीड मिली है, तो कहीं ना कहीं फिर इधर से बीजेपी जो है वो अपनी लीड बरकरार रखेगी, क्योंकि ये गढ़ माने जाते हैं, रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। अगर मैं विधानसभा की मतदान सहित अगर बात करूं तो 60,000 मतों से ज्यादा भाजपा का विधायक चैतन्य कश्यप जीते थे, और रतलाम ग्रामीण की विधायक की बात करूं 36,000 वोटों से जीते थे। तो ये रहा न तो कांग्रेस के लिए आसान है, न बीजेपी के लिए आसान है, दोनों के लिए कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर है। अब देखने वाली बात ये होगी 4 जून के दिन पता चलेगा कि वो किस तरह बैठता है, लेकिन अभी सभी की सांसें रुकी हुई, सभी ने जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया दुर्गेश, योगेश, ओम, विक्रम और नारायण। तो ये हमारे सहयोगी लगातार कवर कर रहे थे। अब चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो वोट प्रतिशत है, इस वोट प्रतिशत के क्या मायने निकाला जाए, कौन नुकसान में है, कौन फायदे में है। जो लक्ष्य लेकर राजनीतिक दल चले थे वो उस लक्ष्य में कितना कामयाब हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पे देंगे विराम। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।